डायन का जिक्र जब भी होता है, हमारे जहन में एक खूंखार और खतरनाक औरत या लड़की का चित्र उभर कर आता है। इस दुनिया में डायन के बारे में लोगों की कुछ अलग अलग और कुछ मिलती जुलती राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नरभक्षी होती है। कुछ कहते हैं कि ये इंसानों की बलि चढ़ाती है, ये शैतान की पैरवी करती है। कुछ कहते हैं कि ये इंसानों के खून पर जिंदा रहने वाली एक मखलूक है। कोई कहता है कि ये हमेशा जवान बने रहने के लिए किसी खास दिन पर इंसानों की बलि देती है और उनका खून पीती है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन सभी बातों में एक बात कॉमन है कि ये डायन इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये इंसानों से जितना दूर रहे उतना ही सही है। हमारे देश में डायनों को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है लखनऊ के मीरपुर गांव की। मीरपुर गांव में हरीश नाम का एक लड़का रहता था। हरीश बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उसकी एक बहन भी थी जो उम्र में उससे बड़ी थी। उसकी बहन पढ़ने में तेज, मगर हरीश पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। किसी तरह से घिसते पीटते हुए उसने 9वीं जमात तक तो पढ़ाई कर ली, मगर जब 10वीं जमात की बारी आई तो वो फेल हो गया। जब रिजल्ट आया तो मुंह लटका कर घर चला आया। उसके घर में भी उसका रिजल्ट देखकर सब लोग मायूस थे। सभी के चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। किसी को भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी और ये सब हरीश भी महसूस कर रहा था। हरीश को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो हरीश के पिताजी ने उसे फटकार लगाई, मगर शाम को उन्होंने उसे प्यार से समझाया, देखो बेटा, आज के ज़माने में अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो अपना घर कैसे चला पाओगे, कैसे तुम्हें नौकरी मिलेगी। तुम्हें पढ़ाई लिखाई में मन लगाना चाहिए। हरीश ने कहा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मगर ऐसा हो नहीं पाता। न जाने क्यों पढ़ाई लिखाई मेरे दिमाग में नहीं बैठती। मैंने एक फ़ैसला किया है, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, अब मैं काम करूँगा। उसके इस फैसले से पूरा घर सन्न रह गया। सभी ने उसे पढ़ने के लिए समझाया, मगर उसने ठान लिया था कि वो अब पढ़ाई नहीं करेगा। वो अब बस काम करने के लिए ही मन बना चुका था। उसके खूब कहने पर घर वाले राजी हो गए। उन्होंने उससे पढ़ने के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की। हरीश ने शहर जाकर काम करने का मन बनाया। उसने एक दिन अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और गांव से शहर की ओर निकल पड़ा। शहर आकर उसने काम की तलाश शुरू की और कुछ ही समय के बाद उसे एक कारखाने में काम मिल गया। वो जी तोड़ मेहनत करके काम करने लगा। काम करते हुए वहाँ के लोगों से उसने जान पहचान भी बढ़ाई और उसकी दोस्ती विनोद नाम के एक लड़के से हो गई। विनोद उसका बहुत गहरा दोस्त बन गया। वो दोनों एक ही जगह पे काम करते और किराए पर भी साथ में ही रहते। दोनों आधा आधा पैसा मिलाकर किराया दिया करते, जिससे इनकी काफ़ी बचत होती। दोनों की अच्छी बन रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर ये सब कुछ लंबे समय तक ठीक ना रहा, क्योंकि कुछ ही समय बाद हरीश भी विनोद की तरह नशे करने लगा। वो भी अपने सारे पैसे नशे में उड़ाने लगा, जिससे उसकी बचत भी नहीं होती थी। नशे में होने की वजह से वो काम पर भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से उसके मालिक ने उसे निकाल दिया था। ये लोग अब रोज इस तरह से करते, कुछ दिन कहीं काम करते और जब धुत होकर नशे में डूबे रहते तो फिर मालिक इन्हें काम से निकाल देता। इस तरह से करते हुए इन्होंने 3-4 काम बदले, मगर हर जगह जब भी पैसा मिलता ये उसे नशे में उड़ाते। नशे की आदत इन्हें ऐसी लगी कि इनके काम से मिलने वाले पैसे भी इनके लिए कम पड़ने लगे और इसके लिए इन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया। ये दोनों लोग चोरी करने लगे। अब दोनों जगह जगह पर जाते, काम करते और वहाँ से कुछ न कुछ चुरा कर भाग आते। कई बार तो ये लोग रातों को घरों का ताला तोड़कर वहाँ से चोरी किया करते। कई जगह पर तो ये चोरी करते हुए लोगों के द्वारा देखे भी गए। कई लोगों के दिमाग में
इनके चेहरे भी बस चुके थे। ये जहाँ जहाँ भी चोरी करते हुए पकड़े जाते वहाँ से दूर भाग आते और किसी दूसरे इलाके में काम करते। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और ये लोग भी अब नशे की गहराई में डूबते चले गए। एक रात की बात है, ये दोनों लोग अपने एक कमरे में शराब का सेवन कर रहे थे कि तभी विनोद ने हरीश से कहा, यार हरीश, मेरा ना कुछ खाने पीने का मन है, इसीलिए जा कुछ लेकर आ। हरीश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी लाता हूँ। वो अपने कमरे से बाहर निकला। रात काफ़ी हो चुकी थी और उसे होटल में पहुँचना था। होटल बंद ना हो जाए इसीलिए दौड़ता हुआ वो होटल के करीब पहुँचा, जहाँ से उसने कुछ खाने पैक करवाए और उसे लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। वो अभी अपने कमरे की ओर आ ही रहा था कि तभी उसे यूं लगा कि जैसे कोई कदम से कदम मिलाकर ही उसके पीछे चल रहा हो। उसने एक बार पलट कर देखा तो देखकर हैरान रह गया। उसके सामने कुछ फटे और चीथड़े कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर ये वहीं पर रुक गया। लड़की सर्द हवाओं के चलते हुए बहुत कांप रही थी। वो देखने में निहायत खूबसूरत लग रही थी, मगर कपड़ों की वजह से उसकी गरीबी का अंदाजा भी लग रहा था। पहले उसके मन में आया कि इससे पूछा जाए, इसकी कुछ मदद की जाए, मगर फिर उसने सोचा कि मेरे से क्या, मैं तो अपना काम करूँगा। ये सोचते हुए वो फिर अपने घर की ओर बढ़ चला, मगर उसे फिर एहसास हुआ कि कदम से कदम मिलाते हुए वही लड़की उसके पीछे चल रही है। एक मिनट के लिए तो उसे शंका हुई कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं, मगर फिर उसने सोचा कि कोई मेरे पीछे जासूस क्यों लगाएगा। हाँ, मैं चोरी करता हूँ, लेकिन इन चोरियों के लिए कोई जासूस नहीं लगाता। ये सोचकर वो फिर से रुक गया। पलट कर देखा तो वही लड़की उसको घूर रही थी। उसने करीब जाकर उस लड़की से कहा, क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो? उसकी बात पर वो लड़की कांपते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर न जाने हरीश को क्या हुआ, उसको उस लड़की के ऊपर तरस आ गई। उसने बिना सोचे समझे एक पैकेट खाना निकालकर उसे देते हुए कहा, ये लो, ये खा लो और मेरे पीछे आना बंद करो। उसने हाथ बढ़ाकर वो खाना ले लिया। उसने कांपती हुई आवाज़ से हरीश का शुक्रिया अदा किया। हरीश अपने घर की ओर निकल पड़ा। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसने एक बार फिर पलट कर उसे देखना चाहा। वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। हरीश आगे बढ़ता गया और उसे देखता गया। हरीश अपने घर आ गया। दोनों ने खूब खाया पिया और नशा किया। दूसरे दिन वो लोग फिर किसी काम की तलाश में निकले। उन्हें एक जगह काम मिल गया। काम करने के बाद वो लोग शाम को वापस अपने घर की ओर आ रहे थे। उन्होंने होटल से खाना पैक करवाना चाहा। वो उसी होटल पर खड़े खाना पैक करवा रहे थे कि तभी उसे फिर वही लड़की दिखाई दी। वो दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। हरीश ने उसे देखा तो वो फिर उस लड़की के पास गया। कहने लगा, तुम फिर यहाँ पर हो, क्या बात है? उसने कहा, मुझे भूख लगी है। हरीश ने कहा, मैं रोज रोज तुम्हें खाना नहीं दे सकता, जाओ कुछ काम धंधा करो। हरीश ये कहकर वापस अपने दोस्त के पास आ गया और जब उसने पलट कर देखा तो उस लड़की की आंखों में आंसू थे। ये देखकर न जाने हरीश को क्या हो गया। उसका दिल भी रो पड़ा। उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे शायद उसको यूं ही डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने उस लड़की के लिए भी खाना पैक करवाया और जाकर उसे खाना देते हुए कहा, ये लो, मगर तुम कोई काम धंधा कर लो। तुम रहती कहाँ पे हो? उस लड़की ने कहा, मैं कुछ दूरी पर रहती हूँ और मुझे कोई भी काम नहीं देता। मैं काम भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे बाबूजी हैं जो बीमार पड़े हैं, उनकी देखभाल के लिए मुझे घर पर रहना पड़ता है। मैं उन्हीं के लिए खाना लेने आती हूँ। मैं खुद भी भूखी रहती हूँ। हमारी कोई मदद नहीं करता।
उसकी बात पर हरीश कहने लगा, क्या तुम्हारा कोई भी नहीं है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैंने जब आँख खोला तो सिर्फ मेरे सामने मेरे बाबूजी ही थे। मैंने जब से होश संभाला है इन्हें ही अपने पास पाया है। अब वो बहुत बीमार हो गए हैं और हम कहीं काम भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर हरीश का दिल पसीज गया। उसने झट से अपनी जेब से पैसों की कुछ गड्डी निकाली और उन्हें उसके हाथों में थमा दिया। कहने लगा, इसे अपने पास रख लो और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल करना। ये कहकर वो वापस अपने दोस्त के पास आ गया। उसको ऐसा करता देखकर उसका दोस्त विनोद उससे कहने लगा, ये कौन है? हरीश ने कहा कि मुझे नहीं पता, बस एक दिन मुझसे खाना मांगने आई थी। मुझे इस पे तरस आ गया तो मैंने इसे खाना दे दिया था। बताती है कि बाप बीमार है इसका, इसीलिए मैंने कुछ पैसे भी दे दिए। कहाँ कहाँ भटकेगी बेचारी। उसकी बात पर विनोद कहने लगा, देख यार, इन लोगों का तो काम ही है। तू अगर ऐसे ही बांटता रहेगा ना तो ये अमीर होंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। आइंदा से इसे कोई भी पैसे मत देना। ऐसे लोग तो बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी को पाएं और उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर उनसे पैसे ऐंठ लें। उसकी बात हरीश को बहुत चुभी। उसने कहा, ऐसा नहीं कहते, और वैसे भी मैंने तुम्हारे में से कुछ भी पैसे नहीं दिए। मैंने अपने हिस्से के पैसे उसे दिए हैं। ये कहकर उन लोगों ने खाना पैक कराया और वापस अपने घर पर आ गए। खाना खाकर दोनों लोग सो गए। सोते हुए एक अजीब सी घटना घटी। हरीश को उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वही आवाज़ जिसने खाना हाथ में थामते वक्त कहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज़ हरीश को यूं लगी जैसे कि उसने वहीं पर बैठ के उसे पुकारा हो। हरीश की आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गया, एक गिलास पानी पिया और चहलकदमी करने लगा। उसे उस लड़की की याद आने लगी। उसे बेचैनी होने लगी। वो रात भर अपने कमरे में टहलता ही रहा। सारी रात उसे नींद ना आई। सुबह वो दोनों लोग काम पर चले गए। शाम को जब लौट रहे थे तो उसी होटल में वो लोग खाना पैक करवाने लगे। हरीश ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो लड़की उसे दोबारा दिखाई नहीं दी। इस तरह से 5 दिन हो गए। हरीश ने उस लड़की को कहीं भी नहीं देखा था। इन 5 दिनों में जब तक हरीश ने उस लड़की को नहीं देखा था, उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो लड़की उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। वो जब भी सोता उसे यूं लगता कि वो उसके सिरहाने खड़े उसे पुकार रही है। अक्सर सपने में वो उस लड़की की उन बेबसी भरी आंखों को देखा करता। वो लड़की अक्सर सपने में यूं उसे खड़ी दिखाई देती, जैसे कि वो उससे कुछ मदद मांग रही हो। ये सब बातें हरीश को अंदर से बेचैन कर रही थी। वो थोड़ा खोया खोया रहने लगा था। उसे इन सब बातों ने बहुत परेशान कर रखा था। उसकी नज़रें अब बस उसी लड़की को तलाश कर रही थी। वो अनजान लड़की जिसका वो अभी तक नाम भी नहीं जानता था। एक रात की बात है। हरीश और विनोद दोनों लोग होटल में बैठकर ही खाना खा रहे थे और शराब भी पी रहे थे कि तभी एकाएक हरीश की नज़र उसी लड़की पर पड़ी जो दूर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। उसे देखकर हरीश अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो तुरंत उस लड़की के पास गया। कहने लगा, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? वो लड़की कहने लगी, साहब, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। आपके दिए हुए सारे पैसे दवाई में लग गए, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। सारे पैसे भी ख़त्म हो गए और हमारी हालत फिर वैसी ही की वैसी ही रह गई। उसकी बात पर हरीश ने फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में दे दिए और उनसे कहने लगा कि ये लो और अपने पिताजी का इलाज करवाओ, और तुम मुझसे आकर ज़रूर मिला करो। मैं तुम्हें यहीं पर मिलता रहूँगा। उसने पैसे हाथ में लेकर फिर से उनका शुक्रिया अदा किया। वो जाने लगी तो हरीश ने उससे कहा, रुको,
तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम कामिनी है। कामिनी, अच्छा नाम है। हरीश ने ये कहकर उसे अलविदा किया और वापस आकर विनोद के पास बैठ गया। विनोद को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा, तू अपने सारे पैसे यूं ही उड़ा देगा, तू भिखारी बन जाएगा। उस लड़की की तरफ देख, वो तुझे बेवकूफ़ बनाकर गई है। इसकी बात पर हरीश ने कहा, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं, ये मेरा निजी मामला है। इस पर विनोद कहने लगा, ठीक है भाई, तेरा निजी मामला तुझे ही मुबारक, लेकिन बात याद रखना, जिस दिन धोखा खाएगा ना, उस दिन मेरी बात को याद करेगा। हरीश उसकी बात पर गौर करने लगा। उसके दिमाग में ये आया कि हो सकता है कि विनोद की बात सच हो। उसने एक फैसला किया। उसने विनोद से कहा, ठीक है विनोद, तू जा और मैं देख कर आता हूँ कि आखिर ये लड़की वाकई में मुझसे सच कह रही है या फिर ये कोई फरेबी है। विनोद कहने लगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो दोनों लोग इसका पीछा करते हैं। उसकी बात पर दोनों खड़े हुए और उस लड़की का पीछा करने लगे। लड़की पैदल ही आगे बढ़ते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। वो लोग भी चलते रहे। हरीश ने एक बात महसूस की कि वो लड़की चल तो बहुत धीमे रही थी, मगर कुछ ही कम समय में वो कुछ ज़्यादा दूरी ही तय कर रही थी। हरीश को लगा कि शायद ये नशे की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। वो काफ़ी दूर तक उसके पीछे गया। वो लड़की शहरी इलाके से बाहर की ओर निकल गई, एक काफ़ी सन्नाटी जगह में, जहाँ पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक वीरान जगह में चली गई, जहाँ से एक जंगल शुरू होता था। कुछ पुराने खेत बने हुए थे। उन्हें पार करते हुए वो एक बहुत पुरानी कोठरी की ओर निकलने लगी। वो कोठरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, जिसके अंदर से एक मध्यम सा दिया जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो दोनों लोग पीछा करते हुए उस कोठरी के पास गए। खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा बीमार था। कमरे में जहाँ तहाँ सिर्फ कोयला ही लगा हुआ था। घर के अंदर एक पलंग था और एक चटाई थी और कुछ बर्तन थे। इसके अलावा उस कमरे में और कुछ भी न था। ये देखकर हरीश ने विनोद से कहा, देखा, तुझे ये फरेबी लग रही थी और असलियत देख लो। विनोद ने उससे कुछ नहीं कहा। वो दोनों लोग चुपचाप वहाँ से चले आए और फिर अपने अपने कमरे में आकर लेट गए। वहाँ पर लेटे रहकर हरीश उस लड़की को याद करने लगा। उसे उस लड़की से मिलने का मन करने लगा। दूसरे दिन काम करने के बाद जब वो लोग शाम को उसी होटल में खाना खा रहे थे, तब भी हरीश की निगाहें उस लड़की को ढूंढ रही थी, मगर वो उसे वहाँ नहीं दिखाई दी। उसने उसके घर भी जाना चाहा, मगर विनोद ने उसे रोक दिया। इस तरह से 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में हरीश बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका था। एक रोज़ विनोद ने हरीश से एक बात बताई। वो कहने लगा कि उसने एक घर देखा है जहाँ बेशुमार दौलत है। रात के वक्त वो वहाँ पर आसानी से चोरी कर सकते हैं। उसमें इतनी दौलत है कि अगर उसमें से थोड़ी भी निकाल ली जाए तो हम लोग बैठे बैठे खा सकेंगे। उसकी बात पर हरीश सोचने लगा कि ये सही रहेगा। हम लोग अब दर बदर ठोकरे खाने के बजाय एक लंबा हाथ मारेंगे और फिर सारा पैसा इकट्ठा करके यहाँ से कहीं भाग जाएंगे। उन लोगों ने चोरी करने की ठान ली। हरीश मनी मन सोच रहा था कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो उस लड़की को भी लेकर मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा और फिर उसके पिता का इलाज कराऊंगा और फिर हम लोग अपने गांव चले जाएंगे। वो मन ही मन ये ख्याली पुलाव पका रहा था। दूसरे दिन लोगों ने चोरी करने का प्लान बनाया और रात को वो लोग उसी बंगले में चले गए जहाँ पर विनोद ने उसे चोरी करने के लिए बताया था। उन लोगों ने चोरी की, मगर चोरी करते हुए उसे
एक गार्ड ने देख लिया और उसने शोर मचा दिया। दोनों किसी तरह से वहाँ से भाग निकले, मगर अब वो दोनों उस शहर में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जब भी कहीं चोरी करते हुए पकड़े जाते या कोई उन्हें देख लेता तो वो उस शहर को छोड़ देते थे। उन्होंने यहाँ पर भी इस शहर को छोड़ने का फैसला किया। हरीश शहर छोड़ना तो नहीं चाहता था, मगर शहर छोड़ना उसकी मजबूरी थी। उन दोनों ने अपने चोरी किए गए सभी पैसों को 2 बैगों में भरे और बस अड्डे की ओर निकल चले। बस अड्डे पहुंचने के बाद हरीश ने विनोद से कहा, विनोद ज़रा देर रुकना, मैं बस अभी कुछ देर में आया। विनोद ने उसे बहुत रोका, मगर हरीश नहीं रुका। वो भागते हुए कामिनी के घर की ओर निकल पड़ा। वो जितनी तेज हो सकता था भागते हुए उसी ओर गया जहाँ कामिनी का घर था, मगर शायद वो रास्ता भटक गया था। उसे वहाँ पर उसका घर नहीं दिखाई दिया। उसे अजीब सा लगने लगा। वो खुद भी कंफ्यूज हो रहा था कि वाकई में वो उसी रास्ते पर है या फिर वो रास्ता भटक गया है। काफ़ी देर तक उसने कामिनी को तलाशने की कोशिश की, वो उसे नहीं दिखी। देर भी हो रही थी, इस वजह से वो वापस बस अड्डे की ओर निकल पड़ा। वो जैसे ही बस अड्डे की ओर आया, उसने देखा कि वहाँ पर सन्नाटा पसरा था। वहाँ पर उसका दोस्त विनोद भी नहीं था। उसने जब विनोद को नहीं पाया तो कुछ दूर इधर उधर दौड़कर विनोद को खोजने की कोशिश की। एक इंसान से पता चला कि बस आई थी और चली भी गई। उसे यूं लगा कि जैसे उसके दोस्त विनोद ने उसे धोखा दिया है। उसके सारे पैसों को हड़प के वो भाग गया है। उसे उसके गांव का नाम भी नहीं मालूम था कि वो जाकर उससे अपने पैसे वापस ले सके। उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से अपने गांव का जिक्र नहीं किया था। अब हरीश सर पकड़कर वहीं बैठ गया। वो रोने लगा। वो फंस चुका था। अब गांव जाने के भी उसके जेब में पैसे नहीं थे। वो वहीं अपने घुटनों में सिर दिए रो रहा था कि तभी कामिनी की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। वो झट से उठ खड़ा हुआ। कामिनी को अपने सामने देखकर उसने तुरंत उसके पास जाकर ये पूछा कि तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे घर की ओर गया था, मगर मुझे तुम्हारा घर भी नहीं दिखा। उसकी बात पर कामिनी कहने लगी, बाबूजी, मैं आपके दोस्त को जाते हुए देख रही थी। मुझे लगा कि आप उसके साथ कहीं जा रहे हैं। मैंने उसे आवाज़ भी लगाई, मगर मुझे देखकर उसने अनदेखा कर दिया। मुझे लगा कि आप उसके साथ कहीं चले गए हैं। यहाँ देखा तो आप बैठे हुए थे। बात क्या है बाबूजी, और आप रो क्यों रहे हैं? उसकी बात पर हरीश ने उसे सब कुछ बता दिया। वो कहने लगा कि विनोद ने उसे धोखा दिया है। वो उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। उसकी बात पर कामिनी कहने लगी, आप बुरा ना माने तो मेरे साथ चलें, मेरे घर पर रुके। हाँ, थोड़ा मेरा घर छोटा है, मगर एक आदमी रुकने भर की जगह है। उसकी बात पर हरीश वहाँ पर चलने को तैयार हो गया। वो उसके साथ उसके घर गया, वहीं पर बैठा रहा। वो उसके घर पर 2-3 दिनों तक रुका। 2-3 दिनों में जो भी रूखी सूखी थी वो वहीं पर खाता रहा। इन 4-5 दिनों में उसे कामिनी से अच्छा खासा लगाव हो चुका था। उसने कामिनी से कहा था कि वो अब उसी के साथ रहेगा, वो उसको अपने घर ले जाएगा। उसने बाहर निकलकर काम किया, कुछ पैसे लाकर कामिनी को दिए और कहने लगा कि सुबह को वो अपने गांव जाएगा। वहाँ पर वो अपने माँ बाप को सारी बातें बताएगा, फिर आकर वो कामिनी को भी ले जाएगा। उसकी बात सुनकर कामिनी खुश हुई। दोनों खाना खाकर सो गए। जब सुबह हरीश की आंख खुली तो उसने देखा कि कामिनी सिसकियां लेकर रो रही थी। हरीश ने उठकर देखा तो कामिनी के बाबूजी अब मर चुके थे। उसने उनके बाबूजी का क्रियाक्रम किया। अकेले ही किसी तरह उसने उसके बाबूजी के शरीर को जलाया। क्रियाक्रम करने के बाद उसने कामिनी का हाथ थामा और उससे कहने लगा, कामिनी, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों अब गांव में रहेंगे।
चलो मेरे साथ। उसकी बात पर कामिनी कहने लगी, क्या मुझ गरीब को आपके घर वाले अपनाएंगे? उसकी बात पर हरीश कहने लगा, ज़रूर अपनाएंगे, और वो अपनाए या ना अपनाए, मैं ज़रूर अपनाऊंगा। उसकी बात सुनकर कामिनी उसके गले लग गई और उसके सिसकते हुए चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कुराहट छा गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है और अगला भाग जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा।